हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। इस वीडियो में हम लोग इस सीरीज का पार्ट 35 देखेंगे। 34 तक हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इस सीरीज में हम लोग सामान्य विज्ञान के उन सारे प्रश्नों का रिवीजन कर रहे हैं जो पूछे गए थे रेलवे ग्रुप डी 2018 के अंदर। इस पूरे सीरीज में हम लोगों ने अब तक कवर किया है 1150 सवाल। आज हम लोग 1151 से आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत नहीं है? नवीकरणीय स्रोत नहीं है। नवीकरणीय स्रोत का मतलब हुआ जिनका पुनः भंडारण हो सकता है। एक बार ये खत्म हो जाएगा तो दोबारा ये बन जाएगा, वो भी तेजी से बनेगा, उसे बोलते हैं नवीकरणीय स्रोत। और एक होता है अनवीकरणीय स्रोत, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। ये सारे जो स्रोत हैं ऊर्जा के, ये है अनवीकरणीय स्रोत। अनवीकरणीय स्रोत इसी को बोलते हैं परंपरागत स्रोत। ये दोनों ही शब्द ध्यान में रखिएगा। अनवीकरणीय स्रोत जिनका पुनः भंडारण नहीं हो सकता, एक बार ये स्रोत खत्म हो जाएंगे तो इनको बनने में करोड़ों वर्ष लगते हैं। यह अनवीकरणीय स्रोत और यह है परंपरागत स्रोत। हमारा आंसर यहाँ पर गैसोलीन हो जाएगा, क्योंकि जो गैसोलीन है ये पेट्रोलियम से ही बनता है, तो ये भी हो जाएगा हमारा अनवीकरणीय स्रोत। हमसे पूछा था कौन नवीकरणीय स्रोत नहीं है, तो गैसोलीन हो जाएगा क्योंकि ये अनवीकरणीय है। बाकी ये जो तीनों है ये है नवीकरणीय स्रोत। नवीकरणीय स्रोत को हम लोग बोलते हैं गैर परंपरागत स्रोत। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन संबंधित है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मतलब होता है छन्ना, और अल्ट्रा का मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से छन्ना। ठीक है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन किडनी के अंदर होता है। किडनी में जो किडनी की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है जिसे हम लोग नेफ्रॉन बोलते हैं, इसमें होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या होगा, ब्लड के अंदर जो भी सब्सटेंस है जो कि हार्मफुल है, इसे हमारे बॉडी से निकालना है और वो ब्लड में घुला हुआ है, तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के जरिए क्या होगा, वो सब्सटेंस ब्लड से छन जाएगा, ब्लड से बाहर आ जाएगा। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ये किडनी के अंदर होता है, और किडनी के अंदर यूरिन बनता है, यूरिन फॉर्मेशन, मूत्र का बनना। तो ये जो प्रोसेस है ये यूरिन फॉर्मेशन के अंदर होता है। मूत्र के बनने में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। ब्लड में जो कुछ भी होता है हार्मफुल सब्सटेंस, किडनी उसको छान करके अलग कर देता है, उसे हम लोग यूरिन से पास आउट कर देते हैं। तो मूत्र के बनने में ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन एक प्रोसेस है, तो ये संबंधित है मूत्र के बनने में, यूरिन के फॉर्मेशन में। बोर्ड वाले ने इसका आंसर मल त्याग दिया हुआ है। मल त्यागना और मूत्र का बनना ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। बोर्ड वाले ने इसका आंसर मल त्याग दिया हुआ है, लेकिन मेरे तरफ से इनमें से कोई सा भी आंसर सही नहीं है। मल त्यागना का मतलब होता है जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, जो अपचित भोजन होता है, उसका एनस से बाहर आना। जो आपकी बड़ी आंत होती है, बड़ी आंत के अंदर 3 भाग, सीकम, कोलोन, रेक्टम। ये बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं, सीकम, कोलोन, रेक्टम। रेक्टम का ही जो लास्ट पार्ट होता है, एनस, यहीं से क्या होता है, अपचित भोजन बाहर निकलता है, इसे हम मल त्याग बोलते हैं। लेकिन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ये यूरिन के अंदर होता, किडनी के अंदर होता है, मूत्र के बनने में होता है। तो सेम अगर विकल्प आपको दिया हो और सवाल यही हो, तब आप मल त्याग को आंसर टिक मार सकते हो। लेकिन अगर मूत्र का बनना लिखा हो तो आप उसी को टिक मारेंगे, मल त्याग को नहीं मारेंगे। लेकिन सेम टू सेम अगर सवाल वापस आ जाए आपके एग्जाम में, तब आप मल त्याग को टिक लगा देना। कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल में होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल में, देखो आपको अगर कोई भी यौगिक दिया हो, कोई सा भी अगर आपको यौगिक दिया हो, कंपाउंड दिया हो, तो उसके 1 मोल में एवोगाद्रो नंबर के बराबर ही अणु होंगे। कोई सा भी आपके पास यौगिक हो, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो, चाहे जल हो, सल्फ्यूरिक अम्ल हो, ग्लूकोज हो, कोई सा भी हो, 1 मोल में इतने ही अणु होंगे। यौगिक के 1 मोल में इतने अणु होते हैं। हमारा आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। अणु एक समान होंगे सारे यौगिक के 1 मोल में, लेकिन परमाणुओं की संख्या अलग अलग हो जाएंगे। निम्न में से डैश एक कमजोर बल है। जितने भी बल होते हैं उनमें सबसे कमजोर गुरुत्वाकर्षण बल होता है। 4 तरह के फंडामेंटल फोर्स होते हैं, जिनमें सबसे मजबूत होता है उसे बोलते हैं मजबूत नाभिकीय बल। इससे कमजोर होता है कमजोर नाभिकीय बल, इससे कमजोर होता है विद्युत चुंबकीय बल, और सबसे कमजोर होता है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल ये सबसे कमजोर बल है, ठीक है। और ये 4 तरह के फंडामेंटल फोर्स होते हैं नेचर में। गति का प्रसिद्ध नियम डैश ने दिया। न्यूटन के गति का पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम, ये सब आप पढ़ते हो, ये नियम न्यूटन ने दिया, तो बी हमारा राइट आंसर। कभी पूछ दे गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया, ये भी न्यूटन ने ही दिया।
किसी वस्तु की स्थिर अवस्था में या गति की अवस्था में परिवर्तन रोधकता प्रवृत्ति कहलाती है। अगर कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वो स्थिर अवस्था में ही रहे, उसमें कोई परिवर्तन ना हो। अगर कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो वो गति की ही अवस्था में रहे, उसमें कोई परिवर्तन ना हो। यानी कि चाहे वस्तु स्थिर अवस्था में हो चाहे गति की अवस्था में हो, परिवर्तन नहीं चाहता। कौन नहीं चाहता? जड़त्व। तो जड़त्व का काम होता है विरोध करना। किसका विरोध करना? अवस्था में परिवर्तन का। कोई सा भी अवस्था हो, चाहे स्थिर हो गति हो, ये उस अवस्था में परिवर्तन नहीं होने देना चाहता, जड़त्व। बिना कोशिका भित्ति वाले बहुकोशिकीय प्राणियों को निम्न में से किस समूह के अंतर्गत रखा जा सकता है? बहुकोशिकीय प्राणी है मोनेरा एंड प्रोटिस्टा। इसके अंदर जो जीव आते हैं वो एक कोशिकीय होते हैं, यानी ये दोनों नहीं होगा। जो प्लांट किंगडम है इसके अंदर बहुकोशिकीय तो आते हैं, लेकिन इनके पास सेल वॉल होती है। इनके पास सेल वॉल होती है। हमें चाहिए बिना कोशिका भित्ति वाले, तो हमारा आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। जंतुओं की कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है और जंतु बहुकोशिकीय होते हैं। ए हमारा राइट आंसर। डैश के कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, ये 4 अवस्थाएं हैं। ये पदार्थ के 4 अवस्थाएं हैं। ठोस के कणों के पास गतिज ऊर्जा बहुत ही कम होती है, इसलिए आपस में बंधे होते हैं और ये पास पास होते हैं इसके कण। इससे अधिक ऊर्जा होती है द्रव के पास, इसके जो कण होते हैं थोड़े दूर दूर होते हैं। गैस के पास जो कण होते हैं इनके पास जो ऊर्जा होती है वो द्रव से भी अधिक होती है। और प्लाज्मा के कण के पास सबसे अत्यधिक ऊर्जा होती है। प्लाज्मा के जो कण होते हैं, प्लाज्मा के जो पार्टिकल्स होते हैं, इनके पास अत्यधिक ऊर्जा होती है, क्योंकि गैस को बहुत ज़्यादा गर्म करने पर यह प्लाज्मा स्टेट प्राप्त होता है। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर बी होना चाहिए। मेरे हिसाब से इसका आंसर बी होना चाहिए, लेकिन बोर्ड वाले ने इसका आंसर डी दिया हुआ है, गैस दिया हुआ है। देखिए गैस आप आंसर टिक मार सकते हो जब प्लाज्मा नहीं हो विकल्प में। जब प्लाज्मा नहीं होगा तब गैस हमारा, इसमें कोई शक नहीं है, आंसर हो जाएगा। लेकिन बोर्ड वाले ने प्लाज्मा के होते हुए गैस को टिक मारा है। और ये सवाल जो है 2 से 3 बार पूछा गया है। 2 से 3 बार पूछा गया है और हर बार आंसर में गैस को ही टिक मारा गया है। तो अगर मैं आपको ये भी यहाँ पर बोल दूँ कि नेक्स्ट टाइम अगर सेम विकल्प आया तो आप गैस को टिक मार देना, तो ये भी कहना मेरे हिसाब से उचित नहीं है, क्योंकि इस बात का क्या गारंटी है कि अगली बार जब ये सवाल पूछे तो उसमें आंसर प्लाज्मा को टिक मारा जाए। हो सकता है जो आंसर चेक करेगा वो अगली बार प्लाज्मा को टिक मार दे, गैस को टिक ना मारे। तो दोनों में ही रिस्क है, दोनों में ही रिस्क है। गैस को मारो चाहे प्लाज्मा को मारो, दोनों में ही रिस्क है। तो ये टोटली डिपेंड करता है उस चेकर के ऊपर जो आंसर को चेक करेगा कि वो किसको सही मानता है। सही तो प्लाज्मा ही होगा, लेकिन वो किसको सही उत्तर दे रहा है ये उस पर डिपेंड करता है। बाकी आंसर क्या होना चाहिए ये मैंने आपको बता दिया। यहाँ देखो प्लाज्मा के बारे में कुछ बातें लिखी हुई है। ये एनसीईआरटी का मैंने काट करके लगाया हुआ है और इसमें पहला ही लाइन लिखा हुआ है। यहाँ पर देखो, इस अवस्था में कण अत्यधिक ऊर्जा वाले और अत्यधिक उत्तेजित होते हैं, सुपर एनर्जेटिक होते हैं, सुपर एक्साइटेड होते हैं। प्लाज्मा के जो पार्टिकल्स होते हैं सुपर एनर्जेटिक होते हैं। तो इसके अलावा भी बहुत सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई है। वीडियो पॉज करके आप इन सबको एक बार पढ़ लो। निम्नलिखित में से कौन सा विभिन्न रूपों में मौजूद हो सकता है? ये हो जाएगा कार्बन। कार्बन के 3 अपरूप कौन से हैं? ग्रेफाइट है, हीरा है और फुलेरिन है। ये तीनों कार्बन के अपरूप हैं और ये कार्बन के शुद्ध रूप हैं। पृथ्वी के भूपर्पटी में, पृथ्वी के क्रस्ट में, अर्थ के क्रस्ट में कार्बन मात्र 0.02% है। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। किडनी की संरचनात्मक इकाई है, किडनी की संरचनात्मक इकाई है नेफ्रॉन। अभी आपने देखा था नेफ्रॉन। किडनी के जगह पर अगर आपसे उत्सर्जन तंत्र बोल दे तो भी आंसर नेफ्रॉन होगा। अगर आपसे ये बोल दें कि जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है हमारे बॉडी के अंदर, उसकी संरचनात्मक इकाई कौन सा है, तो आंसर आपका न्यूरॉन हो जाएगा। न्यूरॉन का ही पार्ट साइटोन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव कशेरुकी नहीं है? कशेरुकी नहीं है यानी कि उनके अंदर क्या है, वर्टिब्रल कॉलम नहीं है, या फिर बोल दो स्पाइन नहीं है, या फिर बोल दो बैकबोन नहीं है, या फिर बोल दो रीढ़ की हड्डी नहीं है। ये सब एक ही बात है। हमारा आंसर यहाँ पर केंचुआ हो जाएगा। केंचुआ यानी कि अर्थवॉर्म, जिसको किसानों का मित्र भी कहा जाता है, ये आता है फाइलम एनेलिडा के अंदर। फाइलम एनेलिडा के अंदर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी ये तीनों जो है, ये तीनों जो है, जो हमारा फाइलम कॉर्डेटा है, कॉर्डेटा के अंदर जो ग्रुप है वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेटा इसके अंदर आएगा। कॉर्डेटा के अंदर 2 समूह हैं, एक तो वर्टिब्रेटा और दूसरा है प्रोटोकॉर्डेटा। प्रोटोकॉर्डेटा, तो प्रोटोकॉर्डेटा के अंदर जो जीव आते हैं उनके पास तो बैकबोन नहीं है, लेकिन वर्टिब्रेटा के अंदर जो जीव आते हैं उनके पास बैकबोन है, यानी कि रीढ़ की हड्डी है उनके पास।
तो ये छिपकली, मछली, मेढक, ये तीनों ही कोडेटा के अंदर जो ग्रुप है वर्टिब्रेटा, इसके अंदर आते हैं। ये जो प्रोटोकोडेटा है इसके अंदर आप एग्जाम्पल ध्यान में रख सकते हो। एक तो है आपका हर्डमानिया, एक है आपका एम्फिओक्सस और हर्डमानिया। ये आप एग्जाम्पल के तौर पर ध्यान में रखना प्रोटोकोडेटा के अंदर। एक और होता है इसमें बैलेनोग्लोसस। कम से कम आप ये तीनों एग्जाम्पल ध्यान में रखो प्रोटोकोडेटा के अंदर। हाई चांस है अगर पूछा भी गया तो इन्हीं तीन में से कोई आपको विकल्प में दिख जाएगा। सूर्य में सौर ऊर्जा के उत्पादन के समय निम्न में से कौन सी अभिक्रिया संपन्न होती है? सूर्य में नाभिकीय संलयन होता है। नाभिकीय संलयन में जो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस होते हैं वो आपस में फ्यूज होते हैं, संलयन करते हैं आपस में और बनाते हैं हीलियम के न्यूक्लियस। इस प्रोसेस में बहुत सारी ऊर्जा निकलती है, बहुत सारी ऊर्जा का उत्पादन होता है। वही ऊर्जा हमारी पृथ्वी तक पहुंचती है और उसी ऊर्जा को हम लोग सौर ऊर्जा बोलते हैं। कभी पूछ दे सूर्य में जो चमक होती है वो किसके कारण होती है, तो प्लाज्मा स्टेट के कारण। सूर्य में जो टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है तो वहाँ पर आराम से प्लाज्मा का फॉर्मेशन हो जाता है। नाभिकीय जो रिएक्टर होता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट जो होता है, वहाँ पर नाभिकीय विखंडन होता है। नाभिकीय विखंडन पर आधारित एटम बम है और नाभिकीय संलयन पर आधारित हाइड्रोजन बम है। जब कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ अभिक्रिया करता है तो डैश का निर्माण उत्पाद के रूप में होता है। कैल्शियम ऑक्साइड है, यह है कैल्शियम ऑक्साइड। इसी को हम लोग कली चूना बोलते हैं या फिर बिना बुझा हुआ चूना बोलते हैं या फिर क्विक लाइम बोलते हैं। जब हम इसका अभिक्रिया करवाएंगे पानी के साथ तो बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसे बोलते हैं बुझा हुआ चूना या फिर सेलेक्ट लाइम। इसी को बोलते हैं कास्टिक लाइम यानी कि कास्टिक चूना। तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक आपने सुना होगा कास्टिक सोडा और एक और आपने सुना होगा ऐसे ही कास्टिक पोटाश। कास्टिक सोडा होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और कास्टिक पोटाश होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य असत्य है? ये आपको एक अभिक्रिया दिया गया है और कहा गया है कि ये एग्जाम्पल है अप्रत्यावर्ती अभिक्रिया का। देखो यहाँ पर अ लगा हुआ है। एक होता है प्रत्यावर्ती अभिक्रिया जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। यहाँ अ लगा दिया मतलब इररिवर्सिबल रिएक्शन, कोई एक ही साइड होगा। ये जो रिएक्शन है एक ही डायरेक्शन में चलेगा, अप्रत्यावर्ती का मतलब। और मैंने आपसे कहा था अगर ये चिन्ह है तो आप ये समझ जाना कि अभिकारक उत्पाद में कन्वर्ट हो रहा है और उत्पाद अभिकारक में कन्वर्ट हो रहा है एक साथ, यानी कि ये रिवर्सिबल का साइन है। लेकिन हमसे बोला है कि ये इररिवर्सिबल है, यानी कि ये वाला जो स्टेटमेंट है ये गलत है। इसके बारे में कहा गया है कि ये संयोजन अभिक्रिया है। तो यहाँ देखो दो अभिकारक है मिल करके एक उत्पाद बना रहे हैं, ये संयोजन अभिक्रिया है, सही है, केवल बी सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है? ये हो जाएगा गतिज ऊर्जा। देखो काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ mv²। द्रव्यमान हमेशा धनात्मक होता है, कभी आप -2 kg -3 kg इस तरह से तो बोलते नहीं हो। यहाँ जो आपको v दे रखा है ये स्पीड है, चाल है, और चाल भी हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये भी पॉजिटिव, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो पूरा वैल्यू हमें मिलेगा हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। तो हमारा आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के संबंध में निम्न में से कौन से बिंदु सही है? यह किसी परमाणु के कोशों में इलेक्ट्रॉन का व्यवस्थापन है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि सोडियम का परमाणु संख्या 11 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, तो आप बोलोगे 281। तो ये 281 क्या है? पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है, तीसरे कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये इलेक्ट्रॉनों का व्यवस्थापन है कोशों के अंदर, और कोश को ही हम लोग कक्षा बोलते हैं। तो ए और सी दोनों सही है। अब ये जो तरीका है लिखने का ये बहुत ही सिंपल तरीका है, बेसिक सा तरीका है। एक्चुअल में जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखा जाता है ये लिखा जाता है अलग तरीके से। आप में से जो साइंस बैकग्राउंड से होंगे उनको ये पता होगा। हम लोग जो लिखते हैं जैसे मान लो सोडियम का ही लिखना है तो हम लिखेंगे यहाँ 1s2 2s2 2p6 3s1। ये होता है कन्फिग्रेशन सोडियम का। एक्चुअल में लिखने का तरीका यही है। ये तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है। यहाँ आप देखो ये जो S है, ये जो P है, ऐसे ही D भी होता है, F भी होता है, लेकिन यहाँ पर सोडियम के लिए DF की कोई आवश्यकता नहीं है।
क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन sp के ही अंदर आ गए। तो ये सारे कहलाते हैं उपकोष, इसको हम ऑर्बिटल बोलते हैं, अंग्रेजी में ऑर्बिटल बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं उपकोष। तो यहाँ देखो उपकोष के अंदर मैंने इलेक्ट्रॉन भरे हैं, ये जो 2 है 6 है 1 है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है जो हमने उपकोष के अंदर डाले हैं। यहाँ भी देखो आप पहले कोष में ये जो लिखा हुआ है ना नंबर 1, ये 2, ये 2, ये 3, ये कोषों की संख्या है कि कौन से कोष में है। तो पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन आप जानते हो, दूसरे कोष में 2 उपकोष हैं, दूसरे कोष में 2 उपकोष हैं, एक S है और एक P है। S वाले में 2 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम 2 ही आ सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं आ सकते हैं, और P में मैक्सिमम 6 आ सकते हैं, P और उपकोष में 6 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ देखो जो दूसरा कोष है उसमें टोटल 8 इलेक्ट्रॉन, यही आप यहाँ पर लिखते हो, और तीसरे कोष में देखो केवल 1 इलेक्ट्रॉन, वो भी S वाले में जाएगा पहले। तो ये बस मैंने आपको यही बता दिया, ये आपके लेवल पर इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नहीं बताए जाते हैं। मैंने आपको यहाँ पर इसलिए बताया क्योंकि यहाँ पर एक विकल्प देखो लिखा हुआ है, यह उपकोषों में इलेक्ट्रॉन का व्यवस्थापन है, तो ये भी सही है, हमारा आंसर यहाँ पर ए होगा। ऑक्सीजन के संबंध में हाइड्रोजन समूह की अधिकतम संयोजकता डैश है। ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में हाइड्रोजन समूह की अधिकतम मैक्सिमम जो वैलेंसी होती है 7 होती है। ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में इन सारे तत्वों की वैलेंसी क्या है ये मैंने नीचे यहाँ पर लिख दिया हुआ है। इसमें देखो क्लोरीन है जिसकी वैलेंसी 7 है, और क्लोरीन हाइड्रोजन तत्व है। किसी वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई निम्न में से क्या है? द्रव्यमान। देखो यहाँ पर इकाई का मतलब आप ये मत समझना कि जड़त्व को हम लोग केजी में मापते हैं, क्योंकि द्रव्यमान को केजी में मापते हैं। यहाँ जो इकाई लिखा हुआ है इसका मतलब केजी या फिर जो मीटर पर सेकेंड या फिर न्यूटन, ये जो आप इकाई बताते हो ये वाला इकाई नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर सिंपली आपको ये समझना है कि जड़त्व का संबंध किससे है? द्रव्यमान से है, क्योंकि जड़त्व एक भौतिक राशि नहीं है, इसकी कोई इकाई नहीं होती है। तो यहाँ पर इस इकाई का मतलब अलग तरह से आपको समझना है, लेना है। एक तरंग है जिसकी चाल ये है, तरंग दैर्घ्य ये है, आवृत्ति पूछा गया है, तो तरंग की चाल बराबर ये होता है आवृत्ति और गुने में वेवलेंथ, जिसको हम लोग लैम्डा से दिखाते हैं। चाल है 339 मीटर पर सेकेंड, हमें आवृत्ति चाहिए, और वेवलेंथ दे रखा है 1.5। वेवलेंथ का जो एसआई मात्रक होता है वो मीटर ही होता है, यानी वेवलेंथ एक लेंथ ही होता है। वेवलेंथ को हम लोग तरंग दैर्घ्य बोलते हैं। 1.5 है, हमें आंसर हर्ट्ज में चाहिए, एसआई मात्रक में चाहिए, तो हर एक वैल्यू हम यहाँ पर एसआई मात्रक में पुट करेंगे, तो यहाँ पर 100 से भाग लगाएंगे। F इज इक्वल टू हो जाएगा 339 इंटू में 100 एंड बाई में 1.5। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, इस पर 1 0 आएगा, 3 से इसको उड़ाएंगे, अब 5 से इसको उड़ाते हैं तो यहाँ पर 3 आएगा और यहाँ पर 200 आएगा। फिर 3 से हम इसको उड़ाएंगे, 1 1 3, यानी कि ये 6 2 2, इस पर 2 0, तो 22,600 हर्ट्ज, 22,600 हर्ट्ज। डी हमारा राइट आंसर। ये फॉर्मूला आप ध्यान में रखिए। किस तापमान पर पानी तरल यानी कि द्रव एवं ठोस दोनों स्थितियों में विद्यमान हो सकता है? 0 डिग्री सेल्सियस पर जो पानी होता है ये द्रव अवस्था में भी होता है और ठोस अवस्था में भी होता है। 100 डिग्री सेल्सियस पर ये द्रव अवस्था में भी होगा और वाष्प के रूप में भी होगा। हमारा आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। ये हमारा पार्ट 35 यहाँ पर समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।